अस्सलामुअलैकुम आवाज़ आ रही है? मैं आप लोग थम्स अप कर दें या आप लोग चैट बॉक्स में लिख दें। ठीक है जी, सबका कहना है कि आपको आवाज़ आ रही है। आप सबको खुशामदीद ख़ास तौर पे उन माँओं को, उन वालिदैन को माशाल्लाह जो आज हमें जॉइन कर रहे हैं और ज़रूर इसी नियत के साथ जॉइन कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और मैं ये यकीन करती हूँ कि तमाम वालिदैन ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों के लिए वो बेहतरीन करना चाहते हैं, परफ़ॉर्म करना चाहते हैं एज़ पेरेंट्स, पेरेंटिंग में अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो आप सबको कांग्रेचुलेशंस कि आप लोग इतने बेहतरीन वालिदैन हैं जो कि अपना माशाल्लाह से टाइम लगाएँगे, कुछ नया सीखेंगे, उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि जो ऑथर ने हमें इस प्यारी और बहुत ही कीमती बुक पे बात जो उन्होंने कलमबंद करी है, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ बखूबी। आज जो किताब हम जिसके बारे में जानेंगे, जिसका रिव्यू मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वो मैं क्यों लेकर आई हूँ, मैं एक्चुअली आई एम अ बुकवर्म, मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ और मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे पढ़ी है। और शायद शादी से पहले, शायद बच्चों से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बेहतरीन माँ हूँ। मैं एक अमेज़िंग पेरेंट बन सकती हूँ। यानी कि जब मैं किसी बच्चे को टैंट्रम थ्रो करते हुए देखती थी, मुझे ऐसा लगता था यार ये मेरा बच्चा होता तो मैं तो इसको फ़ौरन ठीक कर लेती। पता नहीं मैं पेरेंटिंग को बहुत आसान समझती थी। ये तो तब होता है ना जब आप व्हेन यू वॉक ऑन दोज़ इन दोज़ शूज़ तब आपको पता चलता है कि वो चीज़ कितनी मुश्किल है, जो दूसरा बंदा जिस चीज़ से गुज़र रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पेरेंटिंग इस कदर कॉम्प्लेक्स है, आजकल के बच्चों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कुछ पेरेंट्स स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल गलत कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से और इश्यूज़ बनते हैं, यानी कि या तो वो बहुत ज़्यादा लीनिएंट हो जाते हैं बच्चों के साथ, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। और फिर इन दोनों में क्या मसाइल पेश आएँगे जब बच्चे बड़े होंगे या बच्चे अभी भी अगर छोटे हैं, तो आपको ऑलरेडी निशानियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जो ट्रॉमा से वो गुज़रते हैं, वो बच्चे ट्रॉमा हमें भी देते हैं और हमें भी ट्रॉमाटाइज़ करते हैं। तो इस सब से कैसे बचना है, इस सब के बारे में भी आज हम बात करेंगे। जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं, इसके क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बड़े लोग हैं इवन हम लोग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम लोगों के सामने अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। जस्ट अ मोमेंट, आई एम गोना म्यूट somebody जिन्होंने म्यूट कर दिया है। चलें जी, अब म्यूट हो गए हैं। ओके आप देखेंगे कि हैं आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो Then I can't hear your sound. अ, यहाँ पर जो होस्ट हैं उन्होंने डिसेबल कर दिया है टू शेयर स्क्रीन, प्लीज़ ओपन इट। Please wait for a minute. श्योर। जी स्टार्ट कर लीजिए स्क्रीन अब। मैम मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? Now everyone is muted. आई डोंट अंडरस्टैंड। चलें फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
Okay, can you see the screen? Okay, तो हम जनरेशनल ट्रॉमा की बात कर रहे थे और इसके इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। आप देखेंगे कि लोगों में सेल्फ एस्टीम के इश्यू होते हैं, उनकी बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है। वो एक काबिल इंसान नहीं बन पाते, अपने लिए बोल नहीं पाते, अपने जज़्बातों को समझ नहीं पाते। ऐसे ही लोग जो है अपने बच्चों के जज़्बात को नहीं समझ पाते, उनके जज़्बातों को वैलिडेट नहीं करते और कंसिडरेट नहीं करते क्योंकि उनके साथ वो खुद नहीं हुआ होता, उनको वो मोहब्बत नहीं मिली होती। इसके बरक्स कुछ वो भी लोग हैं जब उनके जज़्बातों को दे थ्रो देम इन द गार्बेज पेरेंट्स, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलता है कि वो बच्चे जो गुस्सा होता है वो अपने अंदर रखते हैं और वो जो इमोशनल बैगेज है वो एडल्ट या टीन बनकर निकालते हैं जब उनके पास अथॉरिटी होती है। और ये वो एडल्ट्स होते हैं जो किसी टॉडलर से कम नहीं होते। इमोशनल जो उनका मेंटल लेवल होता है यानी अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का, वो एक टॉडलर की तरह होता है। जैसे ही उनके पास अथॉरिटी आती है, आप देखेंगे कि उनके टैंट्रम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 किस्म के लोग हमें अपनी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। मैंने अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोगों को देखा है जो अपने लिए उठ नहीं सकते, अपने लिए बोल नहीं सकते। आप देखेंगे हमारी कितनी ही बेटियाँ हैं, कितनी औरतें हैं जो अम, बहुत बुरे रिलेशनशिप्स में अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रही हैं और वो उसको लेकर चलती हैं क्योंकि उनको उस नॉनसेंस की या उस ट्रॉमा की आदत होती है। इसको हम साइकोलॉजी में ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। इससे ये होता है कि इंसान इसी किस्म के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो कि उनके पेरेंट्स के नेग्लेक्ट या ट्रॉमा जो पेरेंट्स ने उनको दिया होता है उससे रेप्लिकेट करता हो या उससे मिलता-जुलता हो। ये इस किस्म के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनके साथ एडजस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि उनको उस लाइफ में रहने की आदत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि हमारे बच्चे उन चीज़ों से सफ़र ना करें जो हम सब ने सहा है। हमने अ, हमने मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बेहतरीन पेरेंट्स थे। मैं कहूँगी मेरे ख़्याल से मैंने इतने डेडिकेटेड, इतने अमेज़िंग पेरेंट्स नहीं देखे। एक चीज़ होती है जो हमारे बच्चों में नई प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि अगर बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिक एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है, तो उसको जब कोई अब्यूज़ करता है तो भी उसको समझ नहीं आता। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे अपने लिए भी खड़ा होना सीखें, जब उनके साथ अब्यूज़ हो तो वो उस अब्यूज़ को भी समझें कि अब मेरे साथ अब्यूज़ हो रहा है, अब मुझे इस चीज़ को लीव करना है एज़ सून एज़ पॉसिबल। किस तरीके से वो आइडेंटिफ़ाई करें, ये सब जो है अनकॉन्शियस पैटर्न में किस तरह हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो एस इस तरीके से उसको अडैप्ट करें कि वो उससे खुद ही दूर भागे, ठीक है? तो इसका सबसे पहला स्टेप होगा कि हमने उनको हर्ट नहीं करना या अब्यूज़ नहीं करना इन अ वे कि वो उस चीज़ को, उस ट्रॉमा को एक्सेप्ट करने लग जाएँ। तो आज की जो किताब है आई एक्चुअली रियली लव इट, आई लव इट सो मच क्योंकि मैंने 6 किताबें पढ़ी हुई हैं अभी जो कि पेरेंटिंग पे थी, बट दिस इज़ वन इज़ माय फेवरेट क्योंकि इसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं और वो एग्ज़ाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए इसके अंदर ऐड किए हैं ताकि हम एग्ज़ैक्टली समझ सकें कि एग्ज़ाम्पल्स में इन्होंने बताने की क्या कोशिश करी है। ओके, सो एक बड़े मज़े की मैं ओपनिंग करने वाली हूँ, आई होप यू लाइक इट। आई थिंक ये किताब वाक़ई तालियाँ लोगों की एप्रिसिएशन डिज़र्व करती है, इसी तरह की हूटिंग डिज़र्व करती है। आई रियली लव दिस बुक। तो इस किताब का नाम है हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। और हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि इसकी जो ऑथर्स हैं एडिल फेबर एंड एलाइन माज़लिश आर बेसिकली 2 मॉम्स जिन्होंने ना सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन माशाल्लाह पेरेंटिंग की स्ट्रैटेजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, खुद उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, बल्कि हमारी ज़िंदगियों को भी आसान करने की कोशिश करी। तो दैट्स अमेज़िंग क्योंकि लोग अपने लिए तो कर लेते हैं बट वो दूसरों के लिए नहीं सोचते। आई एम इम्प्रेस्ड उनकी माशाल्लाह डेडिकेशन की तरफ कि उन्होंने एक तो अपने बच्चों के लिए भी आसानियाँ पैदा की, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा की और फिर हम सब के लिए भी सोचा।
तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हेल्पिंग चिल्ड्रन डील विद देयर फीलिंग्स। सेकंड इज engaging cooperation. Third is alternatives to punishment. Fourth is encouraging autonomy. Fifth is praise. And sixth is freeing children from playing roles. I'm sorry, I'm having some trouble with my child who is at home. Okay, आज तो मैंने आप लोगों को अपना तारुफ बिल्कुल ही नहीं कराया, ना मैं कराना चाहती थी। Just a second, just a second. आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया। मेरे 3 बच्चे हैं और जो मेरा सबसे बड़ा वाला बेटा है वो 9 साल का है एंड ही इज सिवियरली ऑटिस्टिक। उसके माइलस्टोन्स की डेफिनेटली बहुत ज्यादा इश्यूज जो है, उसने टाइम पर अचीव नहीं किया अपने माइलस्टोन्स को और इस तरह की चीजें हैं। उसको है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें उसको ऑडिटरी जो साउंड का सेंसेशन है वो अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि मैं जोर से बोल रही हूँ तो वो उसके लिए काफी ओवरवेलमिंग था और वो उसका मूड अच्छा नहीं था। तो मैं उसको उसकी दादी के पास छोड़ के आई हूँ। सो चैप्टर नंबर 1 इज हेल्पिंग चिल्ड्रन डील विद देयर फीलिंग्स। हम बच्चों को उनके एहसासात और जज्बात के साथ कैसे डील करना सिखाएं कि वो उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। नंबर 1 इज एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स। सो बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, उनको एक्नॉलेज करें, उनको बताएं कि जो वो महसूस कर रहे हैं उस वो गलत महसूस नहीं कर रहे, लेकिन वो जो महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल है। हम सबके अंदर एहसासात हैं, हमें बुरा लगता है, हमें गुस्सा आता है, हम उदास होते हैं। ये सब वो फीलिंग्स हैं जो कि कुदरती हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली हैं, जो कि नेचुरल है। ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना है अपने बच्चों की फीलिंग्स को। क्योंकि अभी बताते हैं क्यों। क्योंकि जब बच्चे बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो बेहतर बिहेव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन, और ये मैंने किताब से ही निकाला, व्हेन किड्स फील राइट दे बिहेव राइट। जब बच्चों को अच्छा फील हो रहा है वो अच्छा बिहेव करते हैं। बच्चों को अच्छा कैसे महसूस करवा सकते हैं? हम उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं तो बच्चों को अच्छा महसूस होता है। सबसे बुरा ये कर सकता है एक वालिदैन या जो भी बच्चे की केयर टेकर्स हैं कि वो उसकी फीलिंग्स को डिनाई कर दे। अब मसला हमारे साथ क्या है? शायद आपको लगे कि मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन तमाम पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चों की फीलिंग्स को डिनाई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कह रहा है मुझे गर्मी लग रही है, आप कह रहे हैं नहीं यहाँ तो बहुत ठंड है, तुम्हें गर्मी क्यों लग रही है, अपनी जैकेट को पहन के रखो। बच्चा कह रहा है मुझे भूख लग रही है, आप कहते हैं अभी तो तुमने खाना खाया है। तो अच्छा तुम्हें अभी भूख लग गई, यानी कि डाउट उन पे रखना। फिर किसी किस्म की भी फीलिंग है तो उनको उन डिनायल में ले जाना कि अगर बच्चे का कोई टॉय घूम गया और बच्चा बोल रहा है कि मैं बहुत उदास हूँ और वो रोना शुरू हो जाए। अरे भाई तुम क्यों उदास हो? तुम्हारे पास ये फलाना टॉय भी तो है, तुम्हारे पास ये फलाना टॉय भी तो है। ये सब चीजें होती हैं बच्चों की फीलिंग्स को डिनाई करने वाली बातें। तो ये आपने सबसे पहले नहीं करनी, क्योंकि इससे
अगर देखें आप भी अपने ऊपर इस बात को रख कर देखें, आप किसी से अपनी तकलीफ को शेयर कर रहे हैं एज़ एन एडल्ट और वो एडल्ट आपको सामने से कहे, "अरे भाई तुम ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हो? इतनी सी तो बात थी ये।" तो आप एकदम से आपके अंदर भी गुस्सा और वो चीज़ आना शुरू हो जाएगी, आप ज़्यादा अपसेट हो जाएँगे। तो इवन अगर आपका बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, उनकी फीलिंग्स को डिनाई मत करें, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। लर्न टू रेगुलेट योर इमोशंस। और ये मैंने यहाँ इसलिए ऐड किया कि जब दूसरे की हम फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, जब हमारे पास एक इंटेंस इमोशन वाला बच्चा आया है, उसकी इमोशंस अपने काबू में नहीं है, वो रो रहा है, वो गुस्से में है, तो सबसे पहले तो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है ना, अपने आप को काम डाउन करना है, ताकि आप उस बच्चे के साथ काम कर सके। तो जेंटल पेरेंटिंग में क्या है, बच्चे के पहले तो अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखें कि आपको बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। जेंटल पेरेंटिंग आसान नहीं है। अगर मैं बोलूं ओ माय गॉड मैंने तो ये किताबें पढ़ के और मेरे तो बच्चे बहुत ही तमीजदार है, मेरे बच्चे तो कोई नंबर वन है और बहुत ही वेल मैनर्ड है, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे ज्यादा बदतमीजी कर सकते हैं, आपके बच्चे ज्यादा गुस्सा भी करेंगे, अपने इमोशंस का ज़्यादा इज़हार करेंगे, क्योंकि वो आपको सेफ स्पेस समझते हैं। वो समझते हैं कि मेरी माँ मेरे इस इमोशंस मुझे दबाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ मेरे इमोशंस को इनवाइट करेगी। मेरी माँ मेरे इमोशंस को एक्नॉलेज करेगी। अब क्या होगा जी? जो अंदर का पहाड़ है ना, वो निकल के आपके सामने आएगा। तो इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएँ। ये मत समझें जेंटल पेरेंटिंग हो गई तो बहुत कोई आसान चीज़ है, आसान नहीं है। ये बहुत ही लंबा रास्ता है। मैं अभी तक सीख रही हूँ। मैंने ये जर्नी और मैंने अपने बच्चों के साथ तब अप्लाई करना शुरू की अ, अफ़सोस के साथ जब मेरा बेटा तकरीबन 2.5 साल का था। और मुझे बड़ा अफ़सोस है इस बात का। मैं समझती हूँ कि वो तमाम माएँ जो कि प्रेग्नेंट हैं, जो कि जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बेबीज़ हैं, ठीक है? तभी से उनको ये तरबियत मिल जानी चाहिए, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे काम करना है। क्योंकि अनफॉर्च्यूनेटली हमारा जो अ, हमें हम जो हमारे वालिदैन हैं या हमें जनरेशनल ये गिफ्ट नहीं मिला है कि हम नेचुरली उन चीज़ों को लेके चलें। अब हम अपने बच्चों के साथ ये इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजीज़, तो हमारे बच्चे नेचुरली इन फ्यूचर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। उनको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आता होगा। लेकिन हम अगर जिन लोगों के साथ बहुत ही ज़ोर-ज़बरदस्ती हुई है, उनके इमोशंस को डिसरिगार्ड किया गया है हमेशा, ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने एक तो फीलिंग्स को भी एक तो पहले तो अपने आप को हील करना पड़ जाता है, उस इंटरनल ट्रॉमा को हील करना पड़ जाता है और साथ ही साथ हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे हमने देखा होता है लोगों को रिएक्ट करते हुए। आप हमारे माशरे में देख लें, पाकिस्तान में लोग इतने इम्पल्सिव हैं, मतलब एकदम गुस्सा करेंगे, रोड पे भी लड़ाई करना शुरू कर देंगे। आप यकीन जाने नहीं चाहते कि आपकी बेटी, आपका बेटा रोड पे खड़े होके उस तरह लड़ाई करे। लेकिन इट इज़ सो कॉमन एंड आई रियली डोंट लाइक इट। तो ये हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है इतना बड़ा। आई वुड से दिस इज़ पैंडेमिक, दिस इज़ समथिंग रियली बैड। क्योंकि हम जो अपने बच्चों के लिए फ्यूचर देखना चाहते हैं, वो तबाह हो सकता है अगर हमारा बच्चा तालीम याफ़्ता है, ठीक है? और उसके अंदर ये स्किल्स नहीं है कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सके, वो दूसरों के इमोशंस को अम, यू नो उनके साथ एम्पैथाइज़ कर सके, उनकी फीलिंग्स को समझ सके। अगर वो नहीं कर सकता ये सब, तो उसकी तालीम वेस्ट है। अल्लाह के यहाँ भी हमारा जो असल असल इम्तिहान है इस दुनिया में, वो यही है कि हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। तो सबसे जो चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट देखी जाएगी, वो हकूकुल इबाद होगा। और उसके बाद फिर और चीज़ें हैं, तो दुनियावी चीज़ों के पीछे भागना हम स्कूल्स में तो बहुत डलवा लेते हैं बच्चों को। हम उनके साथ घंटा-घंटा बैठ के मेहनत करते हैं, लेकिन इस चीज़ पे हम अगर थोड़ा फ़ोकस करें, तो हमारे और बच्चे की पूरी ज़िंदगी सँवर जाती है। उसकी मैरिटल लाइफ़, उसकी उसकी हर चीज़ एट प्लेस आना शुरू हो जाएगी। वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ हमदर्दी करेंगे। ठीक है? तो दिस शुड बी आवर मेन गोल। अब असल ज़िम्मेदारी कहाँ आ गई? उन लोगों पे जो कि इस वक़्त मेरी बात को सुन रहे हैं। हमारे वालिदैन तक हमारे जो पुराने लोग थे, जो कि उस पुरानी प्रैक्टिसेज़ को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, बस बच्चे ने कुछ नहीं माना तो थप्पड़ मार के मनवा लिया,
बच्चे को ट्रॉमाटाइज रखना ताकि वो अपने इमोशंस को बाहर ना निकाल सके। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये उस वक़्त हमारे वालिदैन को ठीक लग रही थी, हमें भी ठीक लगी हैं कुछ टाइम तक जब तक हमें एजुकेशन ही नहीं थी। मैं कहती हूँ कोई पेरेंट बुरा नहीं होता, पेरेंट्स सिर्फ़ अनएजुकेटेड होता है। जैसे ही उसको एजुकेट आप कर देंगे, वो अपनी पूरी 100% लगा देता है कि वो बेहतर हो जाए। तो हम यही चाहते हैं। आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते इस वक़्त क्योंकि उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची थी। लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अल्लाह के यहाँ भी इसके जवाबदेह होंगे कि अगर आपको एक चीज़ पता चल गई कि उसका ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट है, बच्चे को उससे क्या नुकसानात होंगे, तो फिर भी अगर आपने एफर्ट्स नहीं किए तो फिर तो मैं यही कहूँगी कि फिर तो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला ने हमें हुकूकुल इबाद के मामले में भी इसकी पकड़ ज़रूर होनी है, मेरा ये मानना है। तो हमने क्या नहीं करना, वी शुड नेवर डिनाई देयर फीलिंग्स। बच्चा आपके पास रोता हुआ आया, आपके पास गुस्से में आया, जिस किस्म के भी फीलिंग्स में आया, आपने प्लीज़ उनकी फीलिंग्स को डिनाई नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि तुम भई ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हो भई? तुम कोई वजह ही नहीं है तुम्हारे ऐसा फ़ील करने की। आप लोगों ने एक्सेप्टिंग होना है। टू हेल्प विद फीलिंग्स, लिसन विद फुल अटेंशन। और ये हमें नहीं आता सैडली। आप देखिए हम काम कर रहे होते हैं, किचन में हैं, हम किसी चीज़ में बिज़ी हैं और अक्सर बच्चा हमारे पास कोई चीज़ लेके आता है तो हम होल बॉडी लिसनिंग तो करते ही नहीं। पहली बात तो हमने बच्चे को कह दिया कि हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ और अपना काम करना शुरू किया। तो ये होल बॉडी लिसनिंग है। होल बॉडी लिसनिंग से मुराद है आपका दिल, दिमाग, आपकी इवन जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी नज़रें, आपकी बॉडी, आपके हाथ, आपकी हर चीज़ बच्चे की तरफ होनी चाहिए। जब बच्चे को पता चल गया कि हर तरह की डिस्ट्रैक्शन चली गई है और ये मेरी बात को सुन रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस होता है हम एज़ एन एडल्ट्स भी। अगर हम किसी अपने फ्रेंड के पास जाएँ और वो हर चीज़ को छोड़ के हमारी बात को सुने, आप यकीन करें हमारे आधा जो इमोशन है ना वो वहीं पे मेल्ट हो जाता है। हमें गुस्सा है, हम हमारा ये कम होना शुरू हो जाता है हमारे इमोशंस। हम काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक साथ मिल गया जो हमें सुनना चाहता है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। पहले क्या हो गया लिसन विद फुल अटेंशन, एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स विद अ वर्ड ओह, आई सी। उर्दू में कहेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, अच्छा, सही, सही। इस तरह के छोटे-छोटे अल्फाज़ों का इस्तेमाल करना। और क्यों? क्योंकि हम बच्चे को रोकना नहीं चाहते। जब वो हमारे पास आया है, हमसे कोई अपनी तकलीफ़ को शेयर कर रहा है, हम उसको रोकना नहीं चाहते। हम उस वक़्त अगर लेक्चर्स देना शुरू कर देंगे या उसकी बात को काट कर कुछ बोलना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए हम छोटे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे बच्चे को समझ आए कि हाँ, ये हमारी बात को सुन रहा है। ये मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन ये मेरी बात को सुन रहा है और सुनना चाहता है। तो बच्चे को जैसे ये मैसेज मिला, अब जब आपने उसकी पूरी बात को सुन लिया, गिव देयर फीलिंग्स अ नेम। आप देखें कि बच्चा आया आपके पास बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है ना? आप जैसे ही उसको बात सुनने के बाद उसकी जो भी कहानी आपने सुन ली और आप उसको बोलेंगे कि हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ एंड आई कैन सी दैट यू आर वेरी एंग्री। मैं देख रही हूँ कि तुम गुस्से में हो। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत उदास हो। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, तुम डिसअपॉइंटेड हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें शर्म महसूस हो रही है। इस तरह की बातों से बच्चे को एग्ज़ैक्टली पता चल जाता है कि मेरा पेरेंट मेरे उस एग्ज़ैक्ट इमोशन को समझता है। अक्सर तौर पे ये होता है कि बच्चों को अगर हम ये बोल दें ना कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या फ़ील कर रहे हो, बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे तो वो समटाइम्स ये भी कह देंगे कि नहीं भई आपको नहीं पता मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। तो ये इसलिए होता है, जब अब आप एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लेंगे ना, उनकी फीलिंग्स को वो नाम देंगे तो उनको पता होगा कि ये एग्ज़ैक्टली मेरी उस फीलिंग को समझ रहे हैं। यानी कि दे आर ऑन द सेम पेज। नाउ आई कैन कनेक्ट टू माय पेरेंट एंड dig deep down into solving the problem। ठीक है। नंबर 4 इज गिव देम देयर विशेस एंड फैंटेसी। दिस इज अमेजिंग, आई लव दिस स्ट्रैटेजी। क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है शी इज 2.5 एंड शी इज अ टॉडलर। सो इतना कोई मजा आता है मुझे ये स्ट्रैटेजीज के साथ यूज करते हुए, क्योंकि इसमें क्या करना है आपने उनकी ख्वाहिशात को ख्वाबों की दुनिया में पूरा कर देना है। अच्छा, आप यकीन करें जैसे ही बच्चे को फ़ील होता है ना कि
मेरी माँ या मेरा बाप चाहता है कि मेरी यानी कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, चाहे वो कोई फैंटेसी में ही क्यों ना हो, चाहे वो ख्वाबों में ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चा जो है ना वो अच्छा महसूस करता है। वो ये समझता है कि मेरी फीलिंग्स जो है वो एक्सेप्टेड है। एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी सॉरी। और मेरी माँ मुझे समझती है, मेरा बाप मुझे समझता है, क्योंकि टॉडलर्स में इतनी समझ नहीं होती कि कौन सी चीज़ इस वक़्त घर पे नहीं है। सो विद एग्ज़ाम्पल्स हम इनको देखते हैं। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही थी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? कि जैसे आप आँखें झपका रहे हैं, जैसे आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशन से बात करते हुए, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आप देखेंगे आप कोई बात करेंगे, उस बात का अलग ही मतलब निकलेगा अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है? तो आप 75% ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। और इसमें ये आ जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है? जब आप अपनी उस बात को डिलीवर कर रहे हैं, तो आपका क्या जो है फेस पे आपके तासुरात हैं, किस लहजे के साथ आप उस चीज़ को बोल रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को समझें कि जब बच्चों के साथ बात करें, तो अपनी आप अगर आप फेसेस बनाएँगे बच्चों की आप बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो योर होल बॉडी इज अटेंटिव, लेकिन आप फेसेस बना रहे हैं तो बच्चे को समझ आ रहा है कि आप चिढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बात करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो यहाँ पे बच्चा आता है, कहता है एरिक ने मुझे बहुत जोर से मुक्का मारा है, ठीक है? डैडी बोलता है अच्छा अच्छा मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, बोलो। यहाँ पे बच्चा बोलता है कि और फिर सबको भी मैंने फिर मारा है, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? बाप बोलते हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ। बच्चा कहता है नहीं आप नहीं सुन रहे। और बाप कहता है भाई मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं टीवी भी साथ देख सकता हूँ, मैं साथ साथ तुम्हारी बात भी सुन सकता हूँ। बच्चे ने वहीं पे बात को एंड कर दिया। अब उसका इमोशन भी इंटरनली रह गया, वो आपसे बात भी नहीं कर सका, उसका मसला भी हल नहीं हुआ और वो खुश भी नहीं है, ठीक है? सेकंड सिनेरियो में ये है कि बच्चा आया, बाबा एरिक ने मुझे बहुत ज़ोर का मुक्का मारा, मुझे पंच किया है। तो मैंने फिर आप देखिए फौरी तौर पे जो फादर ने अपनी पोज़ीशन, अपनी बॉडी को चेंज कर लिया। उसने बच्चे की तरफ मुँह कर लिया है, उस अटेंटिवली बात सुन रहा है बच्चे। और बच्चा बताता है कि फिर मैंने उसको ज़ोर से मारा, ठीक है? और उसने मुझे उससे भी ज़्यादा ज़ोर से अब मारा। देखो वो कितना बुरा है ना, हाउ मीन ही इज़। और यहाँ पे फादर ने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ़ लिसनिंग ही कर रहा है। आप देखें इस पिक्चर में कि कोई यहाँ पे बात नहीं की गई, इसका मतलब है कि फादर चुप है। लेकिन उसके चेहरे पे एक एम्पैथिक रिस्पॉन्स है। उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, वो कंसिडरेट है, वो एम्पैथाइज़ कर रहा है बच्चे के साथ। और लास्ट में क्या होता है? बच्चा कहता है पता है क्या डैडी, मैं ना नेक्स्ट टाइम डैनी के साथ खेल लूंगा, क्योंकि वो ना लोगों को पंच नहीं करता। ओके, मैं थोड़ा सा चैट्स को देख लूं। अ, जो फैंटेसी वाला पार्ट है मैं अभी एग्जांपल्स के साथ आपको बताती हूँ। चलिए ठीक है। ओके, यस, आई विल रिपीट ऑल ऑफ इट। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स विद अ वर्ड। तो आपने क्या करना है, फुल लिसनिंग करनी है और साथ-साथ में एक्नॉलेज करते हुए आपने थोड़े से अल्फाज़ों का इस्तेमाल करना है। बहुत ही छोटे से अल्फाज़ हो सकते हैं, वो हो सकता है ओह! आई सी, यू नो, अच्छा, इस तरह से। तो यानी कि बच्चे को पता है कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्पल है, किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली, मामा कहती हैं आर यू श्योर कि तुमने उसे खो नहीं दिया? तो कहती है मैंने तो अपनी डेस्क पे छोड़ा था, जब मैं बाथरूम गई थी। और उसकी माँ कहती है कि तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि जब तुम अपनी चीज़ों को छोड़ के जाओगे तो क्या वो तुम्हें वापस मिलेंगी? ज़ाहिर-सी बात है बच्चों ने चोरी कर लेनी है, किसी ने उठा लेनी है, किसी ने गिरा देनी है और फिर लेक्चर स्टार्ट।
भाई देखो, तुम्हारी तो ये पहली दफा हुआ ही नहीं है, ये तो कोई तीसरी चौथी मर्तबा हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हें कितनी दफा समझाया कि अपनी जो कीमती चीजें है वो डेस्क के अंदर रखा करो। और जो बच्ची है ना, वो तंग आ गई, उसने वो कहती है मम्मा मुझे छोड़ दे और फिर माँ कहती है भाई बदतमीजी मत करो मुझसे। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। और यहाँ पे जेंटल पेरेंटिंग की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्ची आती है, वो बताती है किसी ने मेरी रेड पेंसिल चुरा ली मामा। और माँ कहती है जस्ट एक्नॉलेजिंग, ट्राइंग टू लिसन टू व्हाट माय चाइल्ड इज सेइंग, उसको बोलने दे। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि मैं वॉशरूम गई और मैं डेस्क के ऊपर रख के गई थी और किसी ने ले ली। तो माँ ने बोला ओहो, आ तो बच्ची ने बोला दैट्स द थर्ड टाइम आई हैव हैड माय पेंसिल रिप्ड ऑफ, तीसरी दफा किसी ने मेरी पेंसिल को चोरी कर लिया है। हाँ, और माँ कहती है आई सी। और जो है वो एम्पैथिक रिस्पॉन्स दे रही है, उसकी आंखों में वो जज्बात है, वो बच्ची को प्यार से देख रही है, वो उसको बता रही है कि देखो बेटा मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। और बच्चे ने सोल्यूशन भी खुद ही निकाल लिया। मुझे पता है मामा, आइंदा ना मैं अपनी पेंसिल बाहर नहीं छोड़ूंगी और हमेशा अपनी पेंसिल को डेस्क के अंदर रख के फिर बाहर जाऊंगी। तो मदर कहती है ओह आई सी। आप देखिए यहाँ पे माँ को ना कोई यू नो कोशिश करनी पड़ी। जब हम एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं ना कि हम बच्चे को सोल्यूशन बता दें और हम ब्लेमिंग पे, एक्यूजेशन पे, इस तरह की चीजें स्टार्ट कर देते हैं, आप समझे मैसेज तो बच्चे तक पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि एक तो उसका ब्रेन शट हो, वो ऑलरेडी आपके साथ इमोशंस लेकर आ रहा था। जिस तरह आप एक एडल्ट हैं, तो आप किसी और एडल्ट के पास अपने इमोशनल बैगेज लेके जाएं और वो आपको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दे, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको बहुत दुख होगा। इसी तरह आपके जो बच्चे होते हैं वो फिर बदतमीजी करते हैं। ठीक है, तो आप उनकी बातों को पहले सुने, वो अपने मसले का हल भी खुद निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा एम्पैथिक होना है। Acknowledge their feelings with a word. Okay, this is the same thing. Sorry, I think ये extra slide है. Give their feelings a name. अच्छा, ये बड़ी न्यू लैंग्वेज होने वाली है, क्योंकि ना हमें आदत ही नहीं है इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करने की, क्योंकि हम लोग तो पेरेंट्स के साथ इतना एंगेज भी नहीं रहे, हमारी फीलिंग्स को इतना वैलिडेट नहीं किया गया, तो हमें ये लैंग्वेज नहीं आती, हमें ये लैंग्वेज ना कोई फॉरेन लैंग्वेज लग रही होती है। तो इस पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा कि आपने सबसे पहली बात कि आपने बच्चे के फीलिंग्स को नेम देना है, आपने बच्चे को नेम नहीं देना। ठीक है, आपने कहना है आई सी दैट यू फीलिंग एंग्री, आई सी दैट यू फीलिंग एक्साइटेड, मैं देख रहा हूँ कि तुम शर्म महसूस कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम डाउटफुल हो या तुम गिल्टी फील कर रहे हो। तो इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करना थोड़ा सा फॉरेन होता है। अक्सर तौर पे वालिदैन जो होते हैं या हम सब लोग हैं, हमें इन लफ्जों का पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है और कौन सा लफ्ज किस वक्त इस्तेमाल होगा। तो इसको थोड़ा सा आपको, और मेरा ये रिकमेंडेशन होगा सबको कि इस किताब को बाय कर लें, क्योंकि देखिए 1 घंटे के सेशन में मैं आपको हर चीज तो नहीं बताई जा सकती। जो किताब एक इंसान 2 हफ्ता लगा के पढ़ता है, सारे उसकी जो असाइनमेंट्स है उनको कंप्लीट करता है, तो वो कैसे आप 1 घंटे में उसको पूरा समझ सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको बाय करें, जितने भी असाइनमेंट्स हैं इनको घर पे कंप्लीट करें, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। मुझे काफी दफा रिव्यू करना पड़ता है किताबों को टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल खराब हो जाता है, आप कुछ समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि बच्चा इतना कोई बुरा बिहेव कर रहा होता है। लेकिन फिर आपको एक हाइप चाहिए होती है, आपको एक एनर्जी रिस्टोर करनी होती है, तो आपको वो चीजें वापस पढ़नी पड़ती है, उनको वापस रिव्यू करना पड़ता है, ताकि आप अपने आप को रिमाइंड करा सके कि जो आप कर रहे हैं वो आपके बच्चे के लिए बेहतरीन है, और जो मेंटल डेवलपमेंट होगी बच्चे की, इमोशनल डेवलपमेंट होगी, वो बेहतरीन होगी। सो यहाँ पे जैसे आप देखें, आप बोल सकते हैं कि मैं देख सकता हूँ बेटा कि तुम शर्मिंदा हो, या तुम उलझन में हो, या तुम गुस्से में हो, या तुम डरे हुए हो, या तुम्हें तजस्सुस है, तुम मायूस हो, तुम फिक्रमंद हो, या ये चीज तुम्हें नागवार गुजरी है। तो इस तरह के अल्फाज यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चे की फीलिंग्स के बारे में, इसको भी आप बाद में भी रिव्यू कर सकते हैं। आई सेंड ऑल ऑफ दीज स्लाइड्स टू यू।
अच्छा, यहाँ पर अब एग्ज़ाम्पल दी हुई है, बच्चा बताता है कि देखिए बाबा मेरा टर्टल मर गया, देखिए सुबह तो वो ज़िंदा था। फादर कहते हैं इतना दुखी तो मत हो, इतना दुखी मत हो। और फिर बोलते हैं बच्चा रोने लग जाता है, तो फिर फादर बोलते हैं कि रोना बंद करो, अच्छा मैं तुम्हें ना नया टर्टल ला दूँगा, ठीक है? बच्चा और रोने लग जाता है, मुझे और नहीं चाहिए। और फिर फादर कहता है भई ये तो बहुत ही अनरीज़नेबल सी क्राई है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं नया टर्टल ला दूँगा, फिर भी ये ऐसे कर रहा है। तो देखिए उस टर्टल के साथ उसके जज़्बात जुड़े हुए थे। आप उन जज़्बातों को नहीं ला सकते। जो नया टर्टल होगा, जो नया पेट होगा, वो उस पेट को रिप्लेस नहीं करता क्योंकि इमोशंस अटैच है ना, ठीक है? तो ये बात होती है। अब सेकंड में आप देखेंगे कि फादर का एक एम्पैथिक रिस्पॉन्स है। उसने उसकी फीलिंग्स को नाम दिया है। बच्चा आके बोलता है कि मेरा टर्टल तो मर गया है और वो सुबह तो ज़िंदा था। तो बाप कहता है इट्स अ शॉक, व्हाट अ शॉक! ये तो बहुत तकलीफ दे चीज़ है। और जो है बच्ची बोलती है कि या ही वाज़ माय फ्रेंड, यू नो मेरा दोस्त था। तो फादर बोलता है कि एक दोस्त को खो देना बहुत तकलीफ दे होता है। फिर वो बोलती है कि मैंने उसको ट्रिक्स करना भी सिखाई थी। तो बाबा बोलते हैं कि हाँ, तुम दोनों बहुत मज़ा करते थे। आप देखिए यहाँ पे ये इसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहा है, इसकी फीलिंग्स को नाम भी दे रहा है। और आप देखिए बच्चा ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ, उसने टेंट्रम थ्रो नहीं किया क्योंकि उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया गया। जब हम बच्चों की फीलिंग्स को डिनाई करते हैं ना, कि जो वो फ़ील कर रहे हैं और हम उनको कह देते हैं कि यू नो ये तुम क्यों फ़ील कर रहे हो? वहीं पे सारा खराब हो जाता है। वहाँ पे वो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं। और क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऐसी स्टेज पर है, यू नो दिमाग की डेवलपमेंट ही इतनी नहीं हुई कि वो अभी अपने इमोशंस को काबू में ला सके। रोना शुरू हुआ, आपने जी थप्पड़, सब पेरेंट्स होते हैं थप्पड़ लगा दिया ताकि बच्चा चुप हो जाए। तो वो वक़्ती तौर पे तो हो जाता है लेकिन वो इमोशनल बैगेज लेके फिर रहा होता है। और फिर आप देखेंगे बच्चों में नेल बाइटिंग, बच्चों में इस तरह की चीज़ें आती हैं या फिर वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा, नमकीन बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो एंग्ज़ायटी में आके खाते हैं क्योंकि जो उनकी इमोशंस है वो किसी ने सुनने नहीं है, वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं करने, तो फिर वो उस रिलीफ के लिए डोपामाइन जो कि हमारा फील गुड हार्मोन है, उसको रिलीज़ करने के लिए दे विल सीक फॉर अदर काइंड ऑफ थिंग्स। स्क्रीन एडिक्शन हो जाती है बच्चों में क्योंकि वो एक आसान फरार है ना, स्क्रीन आपने देख ली, आप डोपामाइन रिलीज़ हुआ क्योंकि उसमें कलर्स हैं, उसमें एंटरटेनमेंट है। बच्चा जो है किसी न किस्म की एडिक्शन की तरफ चला जाता है। तो ये बात है कि हम क्यों चाहते हैं कि हम बच्चों की बातों को एक्नॉलेज करें, उनको वक़्त दें। ये वक़्त इतना कीमती है जो हम बच्चों के साथ शुरू के 7 या 10 साल गुज़ारते हैं। ये अगर आपने सही से गुज़ार लिए तो आपका जो काम है वो आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी जिन लोगों के बच्चे बड़े हैं वो ये ना समझें कि ये सब काम नहीं करने वाला। जैसे ही आप इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, इनकी प्रैक्टिसेज़ को शुरू कर देते हैं, आपके बच्चे उस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। आपके बच्चों को फ़ौरन पता चल जाता है आपके बिहेवियर में चेंज। पहले तो वो आप पे शक करेंगे कि भई माँ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? लेकिन उसके बाद वो उसको एप्रिशिएट करेंगे। तो आपने हार नहीं माननी है, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, मोहब्बत के साथ उनके साथ काम करना शुरू करें, उनके इमोशंस को जो है वो एक्सेप्ट करें ताकि वो आपके इमोशंस को, जो सबसे अच्छी बात है कि जब बच्चों के इमोशंस को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो आपके इमोशंस को लेके भी ज़्यादा एक्सेप्टिंग होते हैं और उनका भी एम्पैथिक रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। और जब आप दुखी हैं तो वो कोई आपके पास भी होगा कि आप किसी के सर पे किसी के कंधे पे सर रख के रो सकें। यकीन जाने बच्चे खुद आते हैं आपसे पूछने कि मम्मा व्हाई आर यू नॉट फीलिंग वेल? व्हाट हैपेंड? और आप ऐसे बच्चे भी देखेंगे जो कि बिल्कुल परवाह नहीं करते। माँ परेशान है, बाप परेशान है, उनको कोई परवाह ही नहीं है। वो उसकी वजह यही होती है, क्योंकि उनका वो बॉन्ड, वो कनेक्शन है ही नहीं। जब उनके इमोशंस को डिसरिगार्ड किया गया, तो वो आपके इमोशंस को भी डिसरिगार्ड करना शुरू कर देते हैं। गिव देम देयर विशेज़ इन फैंटेसी, यानी ख्वाबों की दुनिया में उनको उनकी जो भी अम, विश है, जो भी उनकी ख्वाहिश है, वो उनको दें। ओके, यहाँ पे अभी मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि इसको रिपीट कर लें। बहुत मज़े का है, आई रियली लव इट क्योंकि जो टॉडलर्स हैं ना, उनके टैंट्रम्स कुछ अलग ही होते हैं। और आप देखेंगे जेंटल पैरेंटिंग जो आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि आपके बच्चे तो बिल्कुल एक आउटबर्स्ट वाला रिएक्शन देना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता ना।
तो आप देखेंगे स्पेशली जो टॉडलर्स हैं हमारे, उनके उनके टैंट्रम्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनको हैंडल करना का तरीका है। और इसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई गई है, टू गिव देम देयर विशेस एंड फैंटेसी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, मुझे टोस्टी क्रंचीज़ चाहिए। माँ बोलती है बट वी डोंट हैव एनी देयर, हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है? उसने बोला आई वांट देम। उसने बोला कि मैंने तुम्हें बताया है कि घर पे इस वक़्त तो मौजूद नहीं है। फिर माँ कहती है हैव सम निफ्टी क्रिस्पीज़, मतलब सम स्नैक होगा, ठीक है? बच्चे कहते हैं नो, और फिर बच्चा रोना शुरू हो जाता है और माँ कहती है तुम तो एक बेबी की तरह रिएक्ट कर रहे हो। सेकंड में क्या है, सबसे पहले क्या आ गया, वैलिडेशन ऑफ इमोशंस। तो आप देखेंगे कि बच्चे माँ जो है वो फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है। शी इज़ यू नो टेलिंग द चाइल्ड दैट आई अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा उसको वो चीज़ चाहिए, ठीक है? सो आप देखेंगे आई वांट टोस्टी क्रंचीज़, और माँ कहती है कि आई कैन सी दैट यू रियली वांट देम। एंड फिर अ, जो है बच्चा कहता है आई वांट देम, और माँ कहती है कि आई कैन हियर हाउ मच यू वांट देम। मैं सुन सकती हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ में महसूस हो रहा है कि तुम्हें कितना ज़्यादा दिल कर रहा है वो खाने का। और फिर क्या कहती है, काश मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड होती और मेरे पास मैजिक होता कि मैं बड़ा सा जो है ना बॉक्स अपीयर हो जाता, मैं मैजिक वॉन्ड उठाती और एक बड़ा सा बॉक्स यहाँ पर आ जाता और मेरे बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो जाती बेटा। तो बच्चे को लग गया कि मेरी माँ को समझ आ रही है, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी तकलीफ है, क्योंकि वो उसकी तकलीफ है। वो टॉडलर है, वो उसके लिए तकलीफ है। तो उनको मेरी सिर्फ़ वो ये देख रहा है कि वो मेरी फीलिंग्स को डिसरिगार्ड नहीं कर रही। मुझे एक चीज़ की दिल तलब हो रही है, चीज़ महसूस हो रही है, मेरी माँ उस चीज़ को समझ रही है और वो मुझे देना चाहती है लेकिन अभी नहीं है। ठीक है? और फिर बच्चा बोलता है कि आई विश आई हैड देम नाउ, काश वाक़ई मेरे पास होती। तो बच्चा खुद ही सॉल्यूशन बता रहा है कि वेल मेबी विल हैव सम निफ्टी क्रिस्पीज़। और माँ कहती है ओह! सो जब बच्चा अच्छा महसूस करता है और जब उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो बच्चा जो है ज़्यादा अडैप्टिव हो जाता है टू डिफरेंट सिचुएशंस, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो तब होती हैं, जब हम अपनी बच्चों की सुनना शुरू करते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है समटाइम्स जस्ट हैविंग समवन अंडरस्टैंड हाउ मच यू वांट समथिंग मेक्स रियली इजी टू बेयर। यानी कि जब किसी को पता चल जाए कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है या तलब है, सिर्फ़ इस चीज़ का एहसास होना कि दूसरा बंदा उस चीज़ को समझता है, रियलिटी को बर्दाश्त करना बेहतर हो जाता है। ठीक है? स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जब हम उनकी उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हम उनकी फीलिंग्स को गार्बेज नहीं कहते, तो वो ज़्यादा एडेप्टिव होते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे पसंद आए थे तो मैंने इसमें ऐड किए। इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट आई ऑलवेज़ एम्पैथाइज़ विद माय चाइल्ड कि हर वक़्त मैं बच्चे के साथ मायाना रवि वाला एक जो है बिहेवियर रखूँ, ऐसा रवैया रखूँ जो कि हर वक़्त मैं उसके साथ एम्पैथाइज़ कर रहा हूँ। एम्पैथी से क्या मुराद है? मोहब्बत, काइंडनेस, ये सब वाला रवैया रखूँ। तो देखिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस किस्म का रिस्पॉन्स तब ज़रूरी है जब आपका बच्चा इंटेंस इमोशंस को महसूस कर रहा है, जब वो अपनी तकलीफ़ आपके पास लेकर आता है, इस वक़्त आपको इन स्किल्स की ज़रूरत है जो आपको बताई गई हैं। तो जब बच्चा इंटेंस इमोशन फ़ील कर रहा है, तब आप आप होल लिसनिंग करें। एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स विद अ वर्ड, देन व्हाट वाज़ इट? गिव देयर फीलिंग्स अ नेम और ग्रांट देम देयर विशेस एंड फैंटेसी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट्स रॉन्ग विद आस्किंग द चाइल्ड व्हाई डू यू फील दैट वे? कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? देखिए, चाहे आप इसको जिस तरीके से भी पूछ लें, बहुत प्यार से पूछ लें कि बेटा तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? आपके बच्चे के पास ना एक और बर्डन आ गया दिमाग पे कि वो पहले ही इतना छोटा है, वो अब आपको ये भी बताएगा कि वो ये क्यों फील कर रहा है। तो पहले तो उसका इमोशनल बैगेज ही इतना ज़्यादा बड़ा है, उसके ऊपर से आपने एक सवाल भी पूछ लिया, तो वो तो आप बिल्कुल परप्लेक्स हो गया, वो तो कन्फ्यूज़ हो गया ना, कि वो आप किस चीज़ पे कॉन्सन्ट्रेट करे, अपनी प्रॉब्लम पे या आपके सवाल पे? तो ऐसा सवाल मत कीजिए। आर यू सेइंग वी शुड लेट आवर चिल्ड्रन नो वी एग्री टू देयर फीलिंग्स? नो, आपने एग्री नहीं करना। बच्चे ने आके बोला कि मुझे तो ना मेरी मैथ की टीचर ज़हर लगती है, मुझे बहुत बुरी लगती है वो।
और वो कितनी बुरी है ना, देखो उन्होंने पनिशमेंट में मुझे बाहर खड़ा कर दिया, तो आप क्या अग्री कर लेंगे? आप बोलेंगे हाँ, वाकई तुम्हारी मैथ्स की टीचर इतनी बुरी बुरी है, उसने तुम्हें पनिशमेंट में खड़ा कर दिया। देखो जरा, आपने अग्री नहीं करना, आपने उसकी सिर्फ फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है, वेलकम करना है कि जो तुम इमोशनल बैगेज लेकर आ रहे हो बच्चा, यहाँ आके खोलो, मैं इसको फरोल के देखूंगा, मैं इसको खोल के एक एक चीज देखूंगा, जो तुम महसूस कर रहे हो ना उसको मैं देखूंगा, मैंने इसको फेंकना नहीं है गार्बेज में। आई विल ओपन इट, आई विल सी, आई विल बेयर ऑल ऑफ इट। ये बच्चे जब उसको समझ आ गया, जब वो ये इस कॉन्फिडेंस में आ गया कि मेरे माँ बाप ने मेरी बात सुन लेनी है, तो उसकी आधा मसला वहीं हल हो जाता है। ठीक है, अग्री नहीं करना, वेलकम करना है। तो इस एग्जाम्पल में ये हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि ओ बॉय, आई सी दैट यू वेरी एंग्री, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया हुआ है। और फिर बच्चा आपको बताएगा कि क्यों उसको गुस्सा आएगा, और इसी तरह से कन्वर्सेशन को लीड करेंगे। लेकिन आपने उनकी फीलिंग्स को अग्री नहीं करना, क्योंकि फीलिंग्स कैन बी वेरी ट्रिकी, स्पेशली फॉर लिटिल किड्स जिनको सही गलत का भी मतलब नहीं पता, अभी वो एक लर्निंग प्रोसीजर में है। लेकिन अपने हल उनको खुद निकालने में, वो खुद ही समझेंगे। इन और आप उनसे बाद में बात कर सकते हैं जरूर, जब वो थोड़े से काम डाउन हो जाए, आप उनसे बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जब वो इमोशनल बैगेज इतना बड़ा हुआ है, उस वक्त एडवाइस ना दें, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा उनके फीलिंग्स को जस्ट वैलिडेट करें। उस वक्त वो अपना इमोशनल बैगेज खोलेंगे और फिर अपना खुद ही कंफ्यूजन सॉल्व करेंगे। What's wrong in simply saying I understand how you feel? तो ये मैंने पहले भी कहा था कि आप देखेंगे कि बच्चे हैं, वो अक्सर बोलते थे मामा नहीं, आपको नहीं पता मैं क्या फील कर रहा हूँ, आपको नहीं पता। अक्सर हम एडल्ट्स भी ऐसे करते हैं, अगर हमें बोलना है यार मैं समझ सकता हूँ यार तुम कैसा फील कर रहे हो, और आप बोलोगे नहीं भाई तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे साथ तो कभी ये हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि गिव देयर फीलिंग्स अ नेम। तो उस वक्त आपने उनकी फीलिंग्स को एक नाम देना है, ताकि बच्चे को पता हो एग्जैक्टली आप जो फील कर रहे हैं वो मेरे वालिदैन को मालूम है, दे अंडरस्टैंड इट। व्हाट इफ आई फेल टू आइडेंटिफाई अ फीलिंग एट सम पॉइंट, यानी कि मैं अगर फेल हो गया अपने बच्चे की उस फीलिंग को समझने में, तो फिर मैंने उसको नाम देना है ना, उसको वर्ड देना है। अगर मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो फीलिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं फेल हो गया, मैं हार गया, मुझे बच्चे ने कहा नो मैं ये फील नहीं कर रहा, तो क्या? तो बच्चा आपको फौरन करेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आपको कहता है कि मेरा जो टेस्ट था वो पोस्टपोन्ड हो गया है, आफ्टर 2 वीक्स होगा। और आप कहते हैं कि ओ व्हाट अ रिलीफ, तुम्हें तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया उसको रिवाइज करने का, उसकी उसकी प्रैक्टिस करने का। और बच्चा बोलता है नो, आई एम नॉट फीलिंग रिलीव्ड, आई एम सो परप्लेक्स, आई एम सो अनहैप्पी, आई एम डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अब मुझे पूरे 2 हफ्ते उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चा आपको उसी वक्त थी मतलब बता देगा अपने जज्बात और आपको करेक्ट कर देगा, लेकिन वो ज़रूर एप्रिशिएट करेगा कि आपने उसकी फीलिंग्स को महसूस किया, उसकी फीलिंग्स के बारे में केयर की। उसके लिए ये काफ़ी है। I know feelings should be accepted, but I find it hard to know how to react when I hear you're mean or I hate you from my own child. और ऐसे बच्चे करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी एग्जांपल दी हुई थी कि ऑथर जो है, इनके पास इनका बच्चा आता है और इनको कहता है कि वो अनाउंस करता है कि मुझे तो नाना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नाना जहर लगती है। और बच्चा जो है, माँ जो है, वो अब इमोशनल स्टेट में है। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है अभी तक इसमें, कि जब आपकी पर्सनालिटी पे, आपके ऊपर, अब आप देखिए आप एक अच्छा पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं और इतने एफर्ट्स के बाद आपका बच्चा आपको बोलता है यूर मीन आई हेट यू, तो आपका तो इमोशंस का मतलब क्या कहेंगे, हो गया ना। तो आप तो उस वक़्त ऐसी स्टेट में हैं कि आप, मैं कहूँगी कि आप 2 मिनट की साँस लें, गहरी साँसें लें और बच्चे को बताएँ। उस वक़्त आपका बताना ज़रूरी है कि आपको बुरा लगे। आपकी फीलिंग्स भी मैटर करती हैं। तो आपने बच्चे को बताना है हाउ यू आर फीलिंग। तो आप बताएँ कि बच्चा जिस तरह आपने मुझे बात करी, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप
कोई और अच्छे अल्फाज का इंतखाब करके मुझसे ये बात कह सके, ठीक है? What do I do when my child is in an intense emotional state and doesn't seem to hear when I say the statements like, I see you're frustrated? अच्छा, ये भी होता है, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, आप देखेंगे तो वो आपकी इन बातों को सुन ही नहीं रहे होते, वो अपना रो रहे होते हैं या वो अपना जो भी टेंट्रम है वो तो सुन ही नहीं रहे। तो एक तरीका तो ये है कि थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें, 2 मिनट देख लें, अगर वो काम डाउन हो जाए, नहीं काम डाउन होता तो एक स्ट्रैटेजी है, आप उनको बोलें कि मुझे दिखाओ तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है, ज़रा मुझे ये पेपर पे लिख के दिखाओ। तो बच्चे समटाइम्स स्क्रिबल करेंगे, समटाइम्स वो ड्राइंग करेंगे, ज़ोर-ज़ोर से लिखेंगे, ठीक है? लेकिन उनका जो गुस्सा होगा ना वो उस पेपर पे निकलेगा, ये स्ट्रैटेजी वाक़ई काम करती है, या वो पिलो को हिट कर सकते हैं, ठीक है? और थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस प्रोसेस आपका जो बिहेवियर है, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो काम डाउन होना चाहिए। देखिए, जब बच्चों को इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स मिलते हैं, जब बच्चों को नज़र आता है कि एक इंसान अपने इमोशंस पे काबू ला सकता है, आप सबसे बड़े रोल मॉडल बन जाते हैं। आपके बच्चे नेचुरली नेचुरली उस चीज़ को यू नो एब्ज़ॉर्ब करना शुरू हो जाते हैं। ऑटोमैटिकली देखिए, इंसान जो है वो ऐसा ही है ना, वो इमिटेट करता है। हमारे बच्चे हमें इमिटेट करके बोलना सीखते हैं, हर काम वो हमें इमिटेट करके सीखते हैं। इसी तरह से ये तमाम चीज़ें हम अपनी जनरेशन के लिए तोहफ़ा दे सकते हैं कि हमारी आने वाली जितनी नस्लें हैं वो संवर जाती हैं। तो आप थोड़ा अपनी बिहेवियर पे काबू रखें और बच्चे को उसका गुस्सा निकालने दें, वो उसकी उम्र है, उसका अभी ब्रेन डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, और वो आपको कागज़ पे लिख के दिखाएगा कि मामा उनको आई एम दिस मच एंग्री, एंड देन से क्या, ओह बॉय आई सी दैट यू आर वेरी वेरी एंग्री टुडे, लाइक दिस, ठीक है? जैसे ही वो बैगेज ओपन होता है, खुलता है, बच्चे काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आई डोंट वांट टू बी अ परमिसिव पेरेंट, ये तो बहुत ज़्यादा सुना होगा ना, परमिसिवनेस से मुराद होती है कि वो पेरेंट जो कि हर चीज़ अलाउ कर देता है। तो अगेन जेंटल पेरेंटिंग का मतलब परमिसिव पेरेंटिंग नहीं है। परमिसिव पेरेंटिंग का मतलब है कि आप हर चीज़ बच्चे को दे दें, हर चीज़ बच्चे को अलाउ कर दें जो वो चाह रहा है, हर इमोशंस उसको आउटबर्स्ट करने दें, गुस्सा कर रहा है, तोड़-फोड़ कर रहा है, हर चीज़ करने दें, नो। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा अपने ब्रदर को मारता है, हिट करता है, तो आपने उसी वक़्त उसका नॉट आपके चेहरे, आपके जो तासुरात है ना, इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखें, आपके चेहरे पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपके न्यूट्रल रिएक्शन, आपका न्यूट्रल फेशियल एक्सप्रेशंस हो, और लेकिन आपने उसको फर्मली कहना है कि बेटा, अगर तुमने कोई बात करनी है, तो अपने मुँह से करो, हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? इस तरह से बच्चों तक आप फर्म मैसेज पहुँचा सकते हैं। लेकिन आप जेंटल अगर पेरेंट बनना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ को अलाउ करें। रूल्स और बाउंड्रीज़ अपनी जगह होंगी, लेकिन हमने सिर्फ़ ये सीखना है कि अगर बाउंड्रीज़ क्रॉस होती भी हैं, तो हमने कैसे रिएक्ट करना है। To help with feelings, number 1, listen with full attention. Acknowledge their feelings with a word. Oh, hmm, I see. Give their feelings a name. Give them their wishes and fantasy. Okay, chapter number 2, engaging cooperation. ओके, अब हमने पहले बात कर ली थी बच्चों की फीलिंग्स के बारे में। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट हेल्पिंग पेरेंट्स विद देयर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स। आपकी जो फीलिंग्स है ना, उसको सबसे ज़्यादा ठेस तब पहुँचता है जब एक काम होता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। आप देखेंगे, जब बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे और जो रोज़मर्रा के काम हैं उनमें वो तंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको जल्दी होती है, बच्चे को सुबह ड्रेस अप करना है, बच्चे ने ब्रश भी करना है, बच्चे ने नाश्ता भी करना है, आपको गुस्सा आ जाता है। उस वक़्त आपकी बस हो जाती है। अब आप क्या करें अपने इमोशंस का? सो दिस इज़ द थिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नीड्स, इसके साथ कैसे डील करें? सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को तभी गुस्सा आता है जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नीड्स का जो है ना बम फूट जाता है। सो एंगेजिंग कोऑपरेशन, नंबर 1 जो हमारा लेसन था वो
ये था कि बच्चों को उनकी फीलिंग्स से कैसे डील करना सिखाएँ और ताकि बच्चे बेटर बिहेव कर सकें। अब बात आ जाती है एंगेजिंग कोऑपरेशन कि बच्चे को कोऑपरेटिव कैसे बनाना है कि बच्चा अब हमारे साथ काम करने के लिए तो तैयार हो जाए ना, ठीक है? हम बच्चे को इंडिपेंडेंट भी करना चाहते हैं, हर लिहाज से हम बच्चे को बेहतर करना चाहते हैं। हम अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहते। सो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल भी बनाएँ और साथ-साथ आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह आप रिमूव कर सकते हैं। So number 1 is to describe what you see or describe the problem, give information, say it with a word, talk about your feelings, write a note. और इसको हम एग्जांपल्स में ही देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मुझे तो अंदाज़ा नहीं हुआ था। एक्चुअली में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। Okay. Describe what you see or describe the problem. So instead of you are so irresponsible, you always start the top and then forget about it. Do you want us to have a flood? ठीक है तो आप जैसे ओवर रिएक्ट करते हैं तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो देखो तुमने फिर से ये काम कर दिया ये नहीं करना डिस्क्राइब करें जॉनी द वाटर इन द टब इज गेटिंग क्लोज टू द टॉप आपने क्या बताया जॉनी देखो टब जो पानी है टब भरने वाला है उससे ठीक है just describe the problem your problem is solved so instead of you haven't taken that dog out all day you don't deserve a pet आप डिस्क्राइब कर लें आई सी रोवर पेसिंग अप एंड डाउन नियर द डोर मैं देख रहा हूँ कि रोवर ऊपर नीचे घूम रहा है और बच्चा खुद ही समझ जाता है उसकी इंट्यूशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो समझ जाता है मेरे पेरेंट्स मुझ तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक प्यारा सा एम्पैथिक फादर है जो कि जिसकी जो है बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल काम है और वो अपने बच्चे को कह रहा है So how many times do I have to tell you to turn off the bathroom light after you use it? So यहाँ पे आप देखेंगे कि blaming हो गई, डांट डपट हो गई। Describe करती है the lights on in the bathroom और बच्चा वो करता है और आप यकीन करें कि बच्चा आपको खुश करना चाहता है। बच्चा आपका दुश्मन नहीं है। जब आपका रिलेशन बच्चे के साथ बेहतर होता है ना, ठीक है, जब आप उनके इमोशंस को वैलिडेट करना शुरू करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझना शुरू करते हैं, सब कुछ एट प्लेस आना शुरू कर देता है। आप यकीन करें बच्चे ज़्यादा कोऑपरेटिव होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको वो खुश करना चाहते हैं, हर बच्चा करना चाहता है। तो वो नेक्स्ट टाइम ये बात याद रखेगा। ये आपका लेक्चर से वो नेक्स्ट टाइम याद नहीं रखेगा। आई कैन गारंटी दैट। गिव इन्फॉर्मेशन अच्छा ये एक ऐसा तोहफा है कि ये हमेशा बच्चे के साथ रहेगा कि उसको इन्फॉर्मेशन दे उस चीज के बारे में कि अगर ये नहीं किया तो फिर उसका क्या नतीजा निकलता है ठीक है ना इंस्टेड ऑफ हु ड्रैंक मिल्क एंड लेफ्ट द बॉल ऑफ स्टैंडिंग आउट कि किसने मिल्क निकाला और फिर बाहर ही बोतल रख दीजिए फ्रिज में नहीं रखी है तो उसका इंफॉर्मेशन दे किड्स मिल्क टर्न सॉर व्हेन इट इजंट रेफ्रिजरेटेड तो जो है दूध खट्टा हो जाता है अगर आप उसको बाहर छोड़ दें बच्चा उसी वक्त कैप लगा के रखाएगा और वो इंफॉर्मेशन वो याद रखेगा वो उसके साथ रहेगी हमेशा Okay, so instead of that's disgusting, look at the apple cores on your bed. You live like a pig. So आप बच्चे को ब्लेम कर रहे हैं बच्चे को डांट रहे हैं इससे कहीं ज्यादा बेहतर है आप बोले एप्पल कोर्स बिलोंग इन द गार्बेज और बच्चा जो है वो जो है जरूर आपके साथ कोऑपरेट करेगा उठ के वो एप्पल कोर्स को फेंक देगा So instead of if I catch you writing on the walls, once more you're going to get a spanking. अगर तुमने दीवारों पे लिखे तो तुम्हें मार पड़ेगी. So give information. Walls are not for writing. You can instead have a paper to write on. It would never occur to you to give me a hand with the housework, would it? तो अब देखें कि मदर जो है ना गुस्से से बच्चे को देख के बोली भाई तुम तो नवाबजादी बन के बैठी हुई हो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मैं घर का काम करती रहूं हर वक्त आप इंफॉर्मेशन दें कि बेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर आप मेरे साथ टेबल लगवा दें से इट विद अ वर्ड
ये बहुत अच्छा है, आई यूज इट, दिस इज वेरी गुड। एक लफ्ज का इस्तेमाल करें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन और बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। um, अब ये देखिए, लुक एट यू, देखो देखो, फिर से तुम जा रही हो बगैर लंच के और तुम भूल गई अपना लंच। भाई तुम्हारे सर तुम्हारे साथ ना होता ना अटैच, तो तुम वो भी भूल जाती। से इट विद द वर्ड जेमी, योर लंच। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे आर्गुमेंट शुरू हो गए, लेक्चर शुरू हो गया है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम तो डॉग का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे, तुम उसको फीड करोगे। अब मैं तुम्हारी माँ जो है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है तुम्हारा पेट। भाई तुम्हें तो पेट लेके देना चाहिए ही नहीं था। आप बस बोल दे बिली द डॉग, और बच्चा देखेगा उसके भाई खाना नहीं है तो उसको डाल देगा। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना आपने। बच्चे को हम हर्ट तो नहीं करना चाहते थे, हम तो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। Talk about your feelings, make no comment about the child's character or personality. So instead of stop that, you are a pain in the neck. So बच्चे को लेबल कर दिया आपने pain in the neck, साथ में stop it, you know. Talk about your feelings, you know. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी आस्तीन को कोई खींचे। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम दरवाजा हमेशा खुला छोड़ देते हो, सारी मक्खियां अंदर आ जाती हैं। इसकी जगह मुझे बुरा लगता है अगर कोई दरवाजा खुला छोड़ दे। देखो मुझे फ्लाइज नहीं चाहिए हमारे घर में या हमारे खाने के ऊपर। राइट अ नोट, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत मजा आता है स्पेशली अर्ली रीडर्स को। इनफैक्ट जो नहीं भी रीड करते ना, अगर आप उसके ऊपर फेसेस बना के स्टार्स बना के लाएं और लिखा हो, आप यकीन करें बच्चे आते हैं, वो कहते हैं, वो जानना चाहते हैं, तो पेरेंट्स से ही पूछते हैं कि यू नो इस नोट में आपने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हेल्प हियर इन माइग्रेन गिव मी अ पेन, योर स्टॉप्ड अप सिंक। और जितना आप फन लविंग हो सकते हैं, उतना ज्यादा फन वे में नोट्स को लिखे। बच्चे बहुत अच्छा महसूस करते हैं। नोट्स में लेक्चर्स नहीं होने चाहिए, नोट्स में जस्ट छोटी मोटी आपकी मैसेजेस होने चाहिए, ठीक है। So, यहाँ पे जैसे मॉमी एंड डैडी आर स्लीपिंग, हाय कम ऑन इन, लव मॉम एंड डैड। Dear Sam, I know that you're busy with sports and study, but the papers need tying. Old buddy, thanks dad. सो दिस इज वेरी क्यूट। ये फादर बहुत परेशान हो गए थे, तंग आ गए थे कि ये जो है पेपर्स यहाँ पड़े हुए हैं इतने दिनों से, और इससे पहले कि वो उसको लेक्चर देते उन्होंने एक नोट लिख दिया और बच्चे ने वो उठा दिए। सिंपल एज दैट। ओके, सेल्फ कंट्रोल इज हार्ड, लेट्स डिस्कस दिस। बिल्कुल आसान नहीं है, स्पेशली अगर आप न्यू है ना, आप बार बार फेल होंगे, आप देखेंगे आप अपने पुराने पैटर्न्स पे वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो रही है, आप फेल नहीं हो रहे। आप जो है ये आपकी जीत की शुरुआत है। आप शुरू करें। आपको हो सकता है 6 महीने लगे, आपको लगता है साल लगे, हो सकता है आपको 2 साल बाद भी मदद की जरूरत पड़े। लेकिन यकीन जाने जो आप कर रहे हैं वो आपके बच्चे समझ रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके बच्चे सुन रहे हैं। उस चेंजेस को भी महसूस कर लेंगे अगर आपके बच्चे बड़े हैं। वो आपकी कदर करेंगे, वो इस बात की कदर करेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने बेहतर होने की कोशिश करी है। वो सिर्फ इस बात की कदर करेंगे। और फिर जो इमोशनल एंगेजमेंट होगी आपकी बच्चों के साथ, पेयरिंग होगी, जो आपका बॉन्डिंग होगी, ये सब मैटर करती है। ये जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन तमाम स्ट्रैटेजीज को, तो इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो आपके साथ ज्यादा कोऑपरेटिव होंगे। बच्चे आपकी फीलिंग्स को डिस्कार्ड नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो था टाइम, बेसिकली वो हम एक्सीड कर चुके हैं। तो हम, अगर आप चाहते हैं, एंड आई थिंक कि इंशाल्लाह आप लोग जरूर और सीखना चाहते होंगे, इस सेशन के बारे में आप रिव्यू भी दीजिए, ठीक है। अभी हमारे एक्चुअली में चैप्टर्स बाकी है, लेकिन क्योंकि टाइम जो है वो बढ़ चुका है, अभी टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम इसके साथ प्रोसीड नहीं करेंगे। और हम इसको नेक्स्ट सेशन के लिए रख सकते हैं इफ यू वांट। अगर आपको मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी लगी, अगर आपको कुछ भी समझ आया, अगर आपको लगता है कि मुझे वापस
आना चाहिए आपको कुछ भी समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, तो आप ज़रूर बता सकते हैं इन द ग्रुप, अपना रिव्यू दीजिए एंड इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 से आगे तक हम किसी और दिन सेशन रख सकते हैं इफ यू गाइस वांट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। Thank you so much for everyone and I'm gonna see the chat. Oh, thank you so much everyone. इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, I really feel so happy. देखिए, सबसे अच्छी बात है कि मुझे सिर्फ इस बात की घबराहट थी कि जो ऑथर माशाल्लाह इतनी कोई जबरदस्त ऑथर है, इनकी जो बात है ये मैं पहुंचा सकूं, इसका खुलासा आप तक पहुंचा सकूं, ये बड़ी बात है। क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत ही तफसीली किताब है, इसको बड़ी सोच समझ के लिखा गया है, इसका हर पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत खुशी है अगर आप तक कोई भी मैसेज पहुंचा, अगर कोई भी बात आपको समझ आई हो, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है। तो इंशाल्लाह I'm gonna end this session right now and inshallah see you in the next session.